यूक्रेन में फंसे 219 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के पहला विमान रोमानिया से रवाना हो चुका है। एयर इंडिया का यह विशेष विमान शाम 6:30 बजे के करीब मुंबई पहुंचेगा। इसके साथ भारतीय छात्रों को लेकर एक और विमान रात 9 बजे दिल्ली आने वाला है। यूक्रेन में बड़ी तादाद में अब भी छात्र फंसे हुए हैं, जो अलग अलग जगहों पर उन्होंने शेल्टर ले रखा है। कादम्बी शर्मा के साथ पास चलते हैं। पहले कादम्बी, युद्ध छिड़ने के बाद पहली फ्लाइट है जो भारतीयों को, जो छात्रों को वहां से लेकर रोमानिया से निकली है। एक बेहतरीन शुरुआत है और उम्मीद करें कि आगे यह सिलसिला जारी रहेगा वहां से भारतीयों को निकालने का। जी बिल्कुल शारिक, उम्मीद यही है क्योंकि ये पहली फ्लाइट है। 219 इसमें नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, अधिकतर इसमें छात्र हैं। और कल रोमानिया से पहला जत्था जो है छात्रों का, 470 छात्रों का, वो रोमानिया पहुंचा यूक्रेन के बॉर्डर को क्रॉस करके। तो शुरुआत हुई है, लेकिन जरूरत अभी बहुत ज्यादा की है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है भारतीय नागरिकों की। अभी इस वक्त वहां पर करीब 16,000 भारतीय हैं। और आप ये भी देखें कि अभी जो एजेंसीज के हिसाब से जो रिपोर्ट आई है, 1 लाख जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो यूक्रेन छोड़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सोडस जो है वो कितना बड़ा है और इसलिए कितनी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वहां पर भारत सरकार ने जो व्यवस्था की है वो सुचारू रूप से चले और मजबूत वहां पर हो जाए। तो जल्द से जल्द जो फंसे हुए वहां पर भारतीय नागरिक हैं यूक्रेन में वो निकल पाए। लेकिन चैलेंज जो है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो इन इलाकों की है जहां पर अब लड़ाई बेहद तेज हो गई है। आप अगर देखें अलग अलग एजेंसी से जो तस्वीरें आ रही हैं, सड़कों पर वहां पर टैंक नजर आ रहे हैं, वहां पर रास्ते में सैनिक हैं जो कि अपने वहां पर मिलिट्राइज्ड व्हीकल को खड़े करके वो इस ताक में है कि अगर हमला होता है तो उसका जवाब देंगे। तो इस तरह की जब स्थिति हो जाए और बार बार एयर सायरन बजे, आपको भागकर जाना पड़े बॉम्ब शेल्टर में, तो वहां से निकालने की चुनौती बिल्कुल अलग तरह की है। ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द से जल्द अगर बातचीत से कोई हल निकल आता है, अगर दोनों पक्ष बात कर लेते हैं तो शायद हालात सुधर सकते हैं। लेकिन इसकी संभावना अब इस वक्त पर देखकर बहुत मुश्किल लग रही है। शारिक, कादम्बी, आप हमारे साथ बने रहे हैं। कमर आगा भी हैं हमारे साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। अगर साहब, आपसे मेरा यह सवाल था कि जब इस तरह की कोई स्थिति होती है किसी भी देश में, वहां से निकाल पाना एक, वो भी किसी जंग से कम नहीं रहता होगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन भारत को काफी एक्सपीरियंस है। हमने 80 में के करीब, 80 के दशक में सबसे पहले इराक से 1,70,000 आदमी बहुत स्पीड से निकाले थे। फिर उसके बाद ये था कि अभी रिसेंटली भी हमने अफगानिस्तान से बहुत से लोगों को निकाला। उससे कुछ पहले हम लोगों ने यमन से बहुत से लोगों से शिप के जरिए लेके आए, वहां से यमन से, और दूसरे देश के भी नागरिक उसमें थे, उनको भारत लेके आए। और तो हमारे पास लॉजिस्टिक और निकालना आसान है। लेकिन उस समय एयर इंडिया जो था वो सरकार के पास था, तो काफी आसानियां भी थी लाने में। दूसरी बात ये भी है कि हर जगह एक नई स्थिति हो जाती है। जैसा कि कादम्बरी ने अभी बताया कि वहां के ऊपर वार शुरू हो चुकी है और ऐसे में निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, खासतौर से कीव से निकालना होगा। अब यही संभव है कि जितनी जल्दी लोगों को निकाल के पहले किसी पास के देश में पहुंचा दिया जाए, फिर वहां से धीरे धीरे लोगों को जैसे भी हो लाना, वो लाते रहेंगे। 18,000 हैं, इनको किसी भी सूरत से कोई भी, जो भी पड़ोसी देश हो, जहां से उसके बॉर्डर जिस एरिया से मिलते हो, वहां पे शेल्टर किया जाए ताकि ये कुछ समय वहां रुके और फिर वहां से इनको भारत लाया जाए। मैं समझता हूँ कि जरूर भारत सरकार इसी तरह के कुछ प्रपोजल्स पे काम कर रही होगी और उसके पास इसमें कई मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, फिर उसके बाद ये भी देखा जाता है फॉरेन मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होता है काफी बड़ा, कि वो लोग सही हैं, पेपर की चेकिंग सारी की जाती है। फिर उसके बाद कहीं आते हैं यहाँ के ऊपर, डॉक्यूमेंट वगैरह अगर कंप्लीट हैं, सही हैं, तो उनको जल्दी जल्दी भेजा जाता है। फिर लोग, लड़के, ये पता नहीं सब लड़के कोई हॉस्टल में तो होंगे नहीं, अलग अलग जगहों पे होंगे। जिन लड़कों ने एम्बेसी को कांटेक्ट कर लिया है वो पहले आ जाएंगे, या जैसे जैसे करते जा रहे हैं। बहुत से लड़के ऐसी जोन में फंसे होंगे जो एम्बेसी तक पहुंच नहीं पा रहे होंगे,
रास्ते बंद होंगे शहरों के। अब कीव के अंदर आना तो आसान काम नहीं है। अब जहाँ भी इंडिया, अब वो इंटरनेट और इस माध्यम से काम ले रहे होंगे, क्या चल रहा है इंटरनेट ये भी पता नहीं है कहाँ कहाँ। तो बहुत बड़ी दुश्वारियां हैं गवर्नमेंट के लिए भी, और इन लड़कों के लिए तो खैर है ही। जिस हालात में रह रहे हैं, वॉर जोन में रहना कोई और फिर इतनी ब्रूटल वॉर कि जिसका कुछ पता नहीं क्या होगा आने वाले समय में। मिलिटेंट ग्रुप्स भी बहुत वहां पे ऑर्गेनाइज तरीके से घूम रहे हैं, लड़ने की तैयारियों में कीव के अंदर। तो हालात बहुत ही खराब हैं, इसलिए कि कोई भी देश ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं कि बाहर की फौज आए और उसके ऊपर कब्जा कर ले। आगा साहब, एक सवाल आपसे था, अभी कादम्बनी भी उसका जिक्र कर रही थी कि जो बॉर्डर्स हैं, चाहे रोमानिया का बॉर्डर हो, पोलैंड का हो, हंगरी का हो, उन बॉर्डर्स पे तवज्जो यूक्रेन के नागरिकों को दिया जा रहा है। छात्रों को एक लंबी कतार में वहां पर मौजूद रहना पड़ रहा है। असिस्टेंस भी उस तरह से नहीं है। युद्ध क्षेत्र की बात समझ में आती है, लेकिन अगर बॉर्डर्स पे ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है क्या, जिससे जो छात्र वहां तक खुद अपने पैसे खर्च करके पहुंचने में कामयाब रहे हैं, वहां से निकलना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए, या बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ जाना उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए? हाँ, अब ये उसके लिए पहली बात तो ये कि हम लोग को बात करनी पड़ेगी उन देशों से जो भारत सरकार ने की होगी बात, हमारी एम्बेसीज ने इन कंट्रीज में, वहां पे उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करना। और फिर एक तो इस समय वहां पे कोई फंक्शनल गवर्नमेंट तो रह नहीं गई है। गवर्नमेंट तो खुद ही छिपी हुई होगी अपने को बचाना, और फिर पूरी एनर्जी जो गवर्नमेंट की इस समय है वो वॉर पे लगी हुई है कि किसी सूरत से रशिया को रोकने में लगी हुई है। ये बड़ी समस्याएं हैं। और वरना मेरा ख्याल ये है कि बॉर्डर के ऊपर इस तरह का भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर जो लोग आ रहे हैं उनको किसी एक सेफ जोन में या बड़े मैदान में उन गाड़ियों को रोक के अंदर ला के फिर उसके बाद प्रोसेस किया जाए, या पता नहीं क्या सिस्टम है ये तो मालूम नहीं। ये एक फैसिलिटेशन का जो काम होता है, वीजा फैसिलिटेट करना, वो सब पूरे डॉक्यूमेंट उनके चेक हो रहे होंगे। उनको ये भी डर लगता है आजकल सबको कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं इसके बीच में कोई आतंकवादी छिपा हुआ है या कोई ऐसा तत्व है जो उनके मुल्क के खिलाफ है। बहुत सी चीजें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना आसान काम नहीं होता। बहरहाल गवर्नमेंट जो होती हैं अपने हिसाब से काम करती हैं, और वहाँ की इस समय गवर्नमेंट इतनी कमजोर हो चुकी है, उसकी सारी एनर्जी और सारा सिनर्जी जिसे कहना चाहिए वो तो लगा हुआ है किस तरह से कीव को संभाला जाए और रशियन उसमें एंट्री न कर पाए। देखना यह है कि कैसे। साहब, कादम्बनी भी हैं हमारे साथ। कादम्बनी, रशिया ने खुद, अभी तक तो यह हो रहा था कि हम सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, अब खुद ये माना है कि रिहायशी इलाकों पर भी बमबार्डिंग हो रही है, रॉकेट्स दागे जा रहे हैं, नागरिकों की मौत भी हो रही है। ऐसे में छात्रों का और ज्यादा असुरक्षित होना तय है, तो चुनौतियां और बढ़ गई हैं इस तरह के हालात में, अगर कहें तो। बिल्कुल बड़ी चुनौतियां हैं, और जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं कि अगर बम चल रहे हैं तो अगर मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर भी निशाना है तो कोई जरूरी नहीं है कि वहीं पर लगे, हो सकता है कि कहीं और लग जाए। हमने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की तस्वीरें देखी हैं जहां पर बम लगे हैं, नागरिकों की मौत हुई है। जो अभी वहां के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम करीब 200 के करीब नागरिकों की मौत हुई है, इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। 1100 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। सिविलियंस की मैं बात कर रही हूं जो यूक्रेन में मौजूद हैं। तो हालात बेहद कठिन है। लेकिन एक चीज और भी है वहां पर कि जो मेट्रो स्टेशन हैं या कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं उसके नीचे बॉम्ब शेल्टर्स, बंकर्स बने हुए हैं। तो जब भी एयर सायरन बजता है बम के बारे में, तब वहां पर तुरंत बंकर में जाने के लिए बोला जाता है। बंकरों का इस्तेमाल हो रहा है, उम्मीद करनी चाहिए कि वहां पर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक जो समस्या आ रही है, घर से इतनी दूर इस हालात में, दूसरी तरफ वहां पर खाने पीने की भी समस्या शुरू हो गई है। वहां पर बाजारों में कुछ नहीं है, और जो जहां पर छिपा हुआ है वहीं पर छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बगल की मार्केट जाके कोई कुछ ले आ सकता है। वहां से जो मूव करने की बात कही गई है कि अगर संभव हो तो आप खुद मूव करें, वो अब संभव लग नहीं रहा है कि इस तरह से जब लड़ाई चल रही हो तो वो कैसे वहां से इस तरह के वॉर जोन से कैसे वहां मूव करके बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। इसलिए बड़ी चीज यहां पर शारिक, जैसा मैं बार बार कह रही हूं, वो ये है
कि जो छात्र हैं वो अलर्ट रहें, आसपास क्या हो रहा है उसको लेकर अलर्ट रहें। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा जरूरी है। थोड़ा धैर्य रखें, हिम्मत रखें। जब भी संभव होगा, जैसे भी संभव होगा, ये निश्चित तौर पर भारत सरकार निकालने की कोशिश करेगी। आप देखें, जब पीएम मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट से बात की, राष्ट्रपति पुतिन से बात की, तो उन्होंने अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात उनसे कही, उनसे आश्वासन लिया। यूएनएससी में जब कल बयान हुआ, आज बहुत सुबह जब बयान हुआ भारत का, जब वोटिंग के पहले, रिजोल्यूशन पर वोटिंग के पहले, उसमें भी भारतीय नागरिकों की बात की गई। भारत ने एब्सटेन किया है वहां पर वोटिंग से। उनका ये मानना है कि किसी तरह से सभी पक्षों तक रीच किया जा सके और जो टेम्पर्स हैं उनको कम किया जा सके। तो भारतीय नागरिक यहाँ किसी का टारगेट नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, किसी के जद में आ जाए फायर के तो वो बात और है, उसके लिए खुद अलर्ट रहना होगा। शुक्रिया आप दोनों का। अब ये देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी लंबी चलती है या कितनी जल्दी इसका कोई हल निकलता है जिससे जान माल का हो रहा नुकसान खत्म हो और ये जो अफरा तफरी है उससे लोगों को वहां निजात मिल पाए।